नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए जैसे कि हम आपको मॉडल पेपर जो है वो करा रहे हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 2 जो है वो देखा था, जो कि मैंने आपसे कहा था जैसे ही इसमें 1000 लाइक कंप्लीट होंगे हम देखेंगे हमारा मॉडल पेपर नंबर 3। तो आप देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2 जो है इसमें आपके 1000 लाइक क्रॉस कर चुके हैं। तो इसी प्रकार मॉडल पेपर नंबर जो 3 आज हम देखेंगे उसमें जैसे ही 1000 लाइक क्रॉस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 4 जो है वो देखेंगे। ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2 वाला ये वीडियो, यदि आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर जो है वो 3, जिसमें हम 50 प्रश्न जो है वो देखेंगे और ये 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान पर आधारित होंगे, क्योंकि करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न हम अलग से देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सोयाबीन जो है उसमें और क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और प्रोटीन के अलावा जो है इसमें वसा भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें उत्पादन की तो सोयाबीन के अधीन कुल क्षेत्र का 3/4 जो है इससे भी अधिक अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपको याद होना चाहिए। इसके बाद किसका नंबर आता है, तो इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर राजस्थान का आता है, फिर कर्नाटक का आता है। यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया था, इसलिए मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत व्रत नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत व्रत नहीं है। तो चार ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये ग्लोब पर वृहत वृत्त जो है वो नहीं बनाता है। बाकी सभी आपके बनाते हैं, चाहे वो विषुवत रेखा हो गया जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, चाहे वो मुख्य देशांतर रेखा हो, और चाहे वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो, ये सभी जो है आपका वृहत वृत्त जो है वो बनाते हैं। अगर बात करें 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो वृहत वृत्त नहीं बनाता है, तो क्या बनाता है, तो ये जो है वो लघु वृत्त जो है वो बनाता है, लघु वृत्त। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण है जो एक लवण जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सोडियम क्लोराइड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं NaCl, और आप जानते हैं NaCl नमक को जो हम कहते हैं, और इसी कारण जो सागरीय जल होता है वो खारा जल होता है। अगर बात करें महासागर जो है उनकी औसत लवणता कितनी होती है परसेंटेज में, तो 35% जो है वो होती है। और सागरी जल में पाए जाने वाले जो लवण होते हैं उनके भी परसेंटेज अलग अलग होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है इसका परसेंटेज होता है 27.21%। मैग्नीशियम जो सल्फेट है, तो सल्फेट ना कह के आप कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, इसकी अगर बात करें इसका परसेंटेज होता है 3.80%। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करें जो यहाँ पर दे रखा है, तो इसका परसेंटेज होता है इससे भी कम, क्योंकि हम घटते हुए क्रम में आपको बता रहे हैं। तो मैग्नीशियम जो सल्फेट है इसका होता है 1.65%, और कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है पर कैल्शियम सल्फेट का होता है 1.26%। तो ऐसे ही अलग अलग परसेंटेज होते हैं। आपको सोडियम क्लोराइड याद रखना है, और सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखना है, और ओवरऑल वाला भी ध्यान रखना है कि लवणता 35% जो है वो होती है, औसत लवणता यदि आपसे पूछी जाए। चौथा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो फल था, किसका था। पहले तो यहाँ पर कथन लिखे हैं कि क्रिप्स के प्रस्ताव जो है उनसे भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, फिर गांधी जी के लेखन जो है उनमें देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, और चौथा कह रहा है AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये जो नीचे कोड दे रखे हैं उनका यूज करके आपको बताना है सही उत्तर जो है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर गलत कौन सा था,
यहाँ पर गलत जो है वो तीसरा नंबर वाला था कि गांधी जी के जो लेखन थे उनमें देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काना, तो बिल्कुल कभी नहीं होगा, गांधी जी भड़काने का कार्य कभी हो आया ही नहीं है। तो तीसरा वाला आपका गलत था। उस आधार पर पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। बाकी मैंने सभी पढ़ के आपको ऑलरेडी बता दिए। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि बंगाल प्रांत का जो विभाजन है वो किस वायसराय के काल में किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। लॉर्ड लैंसडाइन डाउन जो है उनके टाइम में, या लॉर्ड एल्गिन, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड मार्ले, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड कर्जन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और कब किया गया था बंगाल का विभाजन, आप सभी जानते हैं 1905 में जो है वो किया गया था। 1905 ईस्वी में दो प्रांतों, पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार, उड़ीसा सहित और आते हैं, और पूर्वी बंगाल जिसमें असम सहित, इन सभी में विभाजित करने की घोषणा जो है वो की गई थी। और इसी में ही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन जो विभाजन था वो आपका लागू भी हो गया था। और इसी में ही जब और आगे क्रम बढ़ा तो 1911 का जब समय आया था, 1911 ईस्वी में जो ब्रिटिश सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, इनके दिल्ली दरबार में जो बंगाल का विभाजन था इसको वापस ले लिया गया था। किया 1905 ईस्वी में गया था, पर 1911 ईस्वी में वापस ले लिया गया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में। छठा प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रामगंगा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कालागढ़ बांध जो है वो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। रामगंगा नदी आप जानते हैं महान जो हिमालय श्रेणी है उसमें कुमायूं मंडल के दक्षिणी भाग में नैनीताल के समीप से निकलती है। और ये जो नदी है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है इसके जो मैदानी भाग हैं उनमें मुख्यतः बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान में जो है वो प्रवेश करती है। और कन्नौज के समीप ये जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लगभग 600 किलोमीटर जो है कुल लंबाई बताई जाती है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। नहीं पूछा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट होंगे तुरंत ही हम क्या करेंगे, इसके आगे के मॉडल पेपर भी बनाएंगे, यानी कि ये मॉडल पेपर 3 है, मॉडल पेपर 4 भी हम इसी प्रकार लेकर आएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ पर जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जो लिखा है वेम्बनाड कर्नाटक, ये वाला जो है वो गलत है। बाकी आप जानते हैं सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, भीतरकनिका उड़ीसा से, और पिचवरम तमिलनाडु से। ए बी तो जरूर आपने सुना होगा, सी भले ना सुना हो। और सुंदरवन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तो स्थित है, ये जानते हैं। बाकी आप जानते हैं चीता, हिरन, जंगली सुअर आदि जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और पिचवरम जो है ये आपका तमिलनाडु में जो पाया जाता है, इसमें वेदांतंगल पक्षी विहार जो है वो स्थित है। और भीतरकनिका आप जानते हैं ये एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो कि आपका उड़ीसा में है। और ये जो भीतरकनिका है ये मगरमच्छ संरक्षण और प्रजनन केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और जो बेम्बनाद लिखा हुआ है ये आपकी एक झील है। बेम्बनाद एक प्रकार की झील है जो कि आपकी केरल राज्य में जो है वो स्थित है। तो यही पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो आप कहेंगे डी वाला सही नहीं है, इसीलिए डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है। नदी से जैसे आप देखेंगे अगर प्रश्न आता है तो ये प्रश्न रिपीट हो जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो इनमें से इस दिशा से इस दिशा की, यानी कि दिशा पर आधारित। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो नर्मदा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक जो है उसके पश्चिमी ढाल पर 1057 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है।
साथ ही साथ ये जबलपुर के नीचे जो भेड़ाघाट है उसकी संगमरमर चट्टानों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात भी बनाता है, क्योंकि पूछा बहुत जाता है। और साथ ही साथ ये जो नदी है वो भ्रंशोत जो घाटी है उसमें प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण भी जो है वो करती है। आजकल प्रश्न पूछने का तरीका इस टाइप से भी होता है कि इनमें से कौन सी जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नवा प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जिसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं उसमें निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चीड़, देवदार, सिल्वर फर या फिर नीला पाइन। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी जो है उसमें पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका देवदार जो है वो सही हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय पर 1800 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कोणधारी वन जो है वो पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन। साथ ही साथ यहाँ अगर बात करें 2500 मीटर की ऊंचाई पर, तो इस पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जिनमें आपका चीड़ हो गया, देवदार हो गया, नीला पाइन हो गया, जिसको हम नीला पाइन जो है इसको ब्लू पाइन भी कहते हैं, एल्डर हो गया, पॉपुलर हो गया, ऐसे जो है वो प्रमुख हैं। और अगर बात करें इस रेंज की 900 से लेकर 1800 तक मीटर में, तो ये जो देवदार है इसकी सबसे ज्यादा अधिकता जो है देखने को मिलती है, और वृक्ष बाहुल्य के संदर्भ में ही प्रश्न पूछा गया था। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो मृदा है उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण मतलब होता है सोखने की। बताइए, बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट या दोमट, कौन सा सही होगा? आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन दोमट बालू जो है वो सही हो जाएगा। कणों के आकार के आधार पर मिट्टी को अलग बांटा गया है, और वैसे जो टाइप्स हैं जैसे काली मिट्टी, तो वो टाइप्स आपके 8 तक होते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कणों के आधार पर अगर बात की जाए तो वो होते हैं, जिसमें आपका चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इस टाइप से अलग अलग बांटे गए हैं, जिनका आकार भी है। जैसे मोटी बालू है तो उसमें 2.0 से 20 मिलीमीटर तक रहता है, महीन बालू है तो 20 से 0.2 मिलीमीटर रहता है, तो ये अलग अलग रहता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है वो आपका दोमट बालू जो है वो सही होगा। इनकी विशेषता आपको ये ध्यान रखनी है कि इनके जो कण होते हैं, मैंने कणों का आधार क्यों बताया, क्योंकि जिनके कण जो होते हैं मिट्टी के कण, वो बड़े आकार के होते हैं। जिनके बड़े आकार के कण होते हैं उनकी जो जल धारण की क्षमता होती है, जो प्रश्न में पूछा गया था ना जल धारण क्षमता, वो उतनी ही कम होती है। इसीलिए मैंने बताया आपको कि मोटे से लेकर पतले आकार के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। जैसे सिल्ट हो गया, जैसे क्ले हो गया, तो ये सब होते हैं। यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल मध्य प्रदेश आपका जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि नगरीकरण जो है उसका कारण जो है वो है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के जो अवसर है उनकी कमी, कृषि भूमि की ना बढ़ सकने वाली प्रकृति, या नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। क्या इनमें से सही होगा? आप कहेंगे लगभग सभी सही दिए हुए हैं कि नगरीकरण यानी नगर क्यों बसते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण और नगरीय जो है वो असंतुलन व्याप्त हो रहा है, एक तो ये रीजन हो गया। ग्रामीण क्षेत्र जो है उसमें नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं, इसलिए लोग नगर की ओर भाग रहे हैं। कृषि भूमि की ना बढ़ सकने वाली प्रकृति है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। नगरों की चुंबकीय विशेषताएं मतलब जो आकर्षण है, एसी कूलर ये सारी चीजें खींच रही हैं, तो वो भी एक रीजन है। तो आपका आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी ही जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसकी व्यवस्था नहीं करता, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) आ। इसमें वर्णित है सभी नागरिक जो हैं उनको वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसके संदर्भ में अधिकार की बात इसमें की गई है। और इसी में ही जो प्रश्न पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता, उसका भी उल्लेख इसी में किया गया है। एक चीज और आप देख रहे हैं कि 19(1) तक तो आपको पता है, पर उसके साथ साथ किस सेक्शन में आ रहा है आबा सादा, वो भी आपको जो है वो पता होना जरूरी है।
आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद जो है उसका संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। ये तो प्रश्न एक होता है महत्वपूर्ण, एक होता है बेहद महत्वपूर्ण। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो कौन बुला सकता है, और एक प्रश्न ऐसे ही आता है कि कौन उनकी अध्यक्षता कर सकता है। तो ये बताइए कौन सा इनमें सही होगा, और इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एकदम रट लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए या कहा जाए कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जो है वो बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो उपबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है वो बताया गया है। किस में बताया गया है, 108 में जो है वो बताया गया है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी बहुत पूछा जाता है। तो कौन करता है अध्यक्षता, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो संसद है, बुलाना तो अलग चीज है पर अध्यक्षता कौन करता है, तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आपका बेहद ही जो है वो महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन वो राष्ट्रपति बुलाता है। क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। किस संशोधन में, ये बताइए। अच्छा प्रश्न ये भी। संविधान तो देखिए एकदम रट लीजिए, सभी पेपर में वहां से क्वेश्चन फिक्स है कि आने ही आने हैं। एक बार अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो सभी पेपर में आपको हेल्प करेगा। आंसर की बात करते हैं तो 42वां संशोधन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान संविधान की जो उद्देशिका है इसमें 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 से संबंधित है, इसके द्वारा संशोधन किया गया था। इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्थापित किया जाएगा। इस टाइप से बदल दिया गया था। और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है वो प्रतिस्थापित किए गए थे, रिप्लेस किए गए थे। तो ये आपका इसमें हुआ था। कई बार प्रश्न ऐसे ना पूछकर इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि जो संविधान की उद्देशिका है उसमें समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये जो शब्द हैं वो किस संशोधन में जोड़े गए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। अगला है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, मंडल के आयुक्त के द्वारा या फिर जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। सोशल साइंस और साइंस इन्हीं दोनों सब्जेक्ट पर हम जो जूनियर सुपर टेट का कोर्स है वो जो है वो लगातार करा रहे हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हैं उसकी आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका राज्य सरकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा जो है वो किया जाता है। कौन करता है, केंद्र सरकार नहीं करता है, राज्य सरकार, क्योंकि क्षेत्र पंचायत राज्य से ही तो संबंधित होती है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अगला है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, ये आपको से पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। इसको हिंदी में हम झा करके जो है वो लिखते हैं। इसके अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन जो है उसके लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया जाता है। आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है। बताइए इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मद है। तो आप क्या कहेंगे, अनुदान, प्रशासन, ब्याज का भुगतान, सामाजिक व्यय में ब्याज का भुगतान जो है सबसे बड़ा जो है वो रोल अदा करता है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। बताइए।
इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो एक बैंक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक स्टेट बैंक और एक रिजर्व बैंक। तो बी और डी तो बिल्कुल नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो स्टेट बैंक आपका सही हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में मूल्य संवर्धित जो कर है वो निम्नलिखित का स्थान लेगा, किसका स्थान लेगा, ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे विक्रय और क्रय कर का जो है वो स्थान लेगा। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं तो विज्ञान के यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी पोर्शन था, फिर आपका संविधान पोर्शन आया, फिर देखिए विज्ञान है, तो सब मिक्स पोर्शन ही आपका ऐसे पेपर आएगा। तो पहला पॉइंट है कि आकाश के नीला दिखने का कारण जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। दूसरा कह रहा है इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तीसरा कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आपको बताना है केवल पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा सही है या दूसरा और तीसरा सही है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने प्रकाश पर आधारित जो मैंने अलग से वीडियो कराए थे वो देखे होंगे, तो नहीं देखे हो साइंस वाली प्लेलिस्ट में, जूनियर सुपर टेट वाली में देख लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पर जो है वो गलत है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऐसा जो है वो नहीं है। आप जानते हैं वायुमंडल में बहुत से धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। जब सूरज की रोशनी वो आती है तो क्या ये धूल कण से टकराती नहीं है? बिल्कुल टकराती है। तो जब ऐसे कणों से गुजरती है तो जिनके जो न्यास होते हैं वो तरंगदैर्घ्य से छोटे होते हैं, तो लघु तरंगे जो होती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है और उसी के कारण आकाश हमें नीला जो है वो दिखाई देता है। अगर बात करें तीसरे वाले जो प्रश्न में ऑप्शन यानी कि कथन में लिखा था, तो इसमें सूर्योदय और जब सूर्यास्त का समय होता है तो किरणें जो होती हैं, सूर्य की किरणें, उनको अधिक दूरी पार करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और केवल लाल रंग के ही आगे बढ़ने से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो यही जो रीजन यहाँ पे लिखा है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। पर दूसरा गलत क्यों है? दूसरा इसलिए गलत है कि जो इंद्रधनुष होते हैं उसके 7 रंग होते हैं। 7 रंग का जो कारण होता है वो वर्षा जो होती है, बारिश होती है, उससे अवशिष्ट जो जल कण होते हैं उनसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकीर्णन के कारण ये घटना नहीं होती है, अपवर्तन के कारण होती है। और यही लिए आपका ये गलत था, तो दूसरा वाला गलत था। उस आधार पर पहला और तीसरा सही है, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, उम्मीद करते हैं किसी का गलत नहीं होगा। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। एक्स किरणों की जो खोज है वो रॉन्टजन ने जो है वो की थी। कब की थी? तो 1895 में की थी और इसके उत्पादन के लिए कूलिज नलिका का यूज इन्होंने जो है वो किया था। तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो 1 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो होती है। और इन किरणों का जो निर्वात में वेग होता है वो कितना होता है? तो वो 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड जो है वो इसका वेग जो है वो होता है। और एक्स किरणें फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उसको भी प्रभावित करती हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण जो मोटर कार और सिगरेट है उससे निकलने वाली रंगहीन गैस जो है वो कौन सी होती है? बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन का परमाणु क्या होता है? जब पूरा जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जब कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन की कम मात्रा में अधूरा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी निकलती है। तो यही तो पूछा गया, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर जैसे मीथेन दे रखा है, मीथेन आपसे बहुत पूछा जाता है। जो दलदली इलाके होते हैं, दलदली स्थान होते हैं, उन पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है, इसीलिए मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और गोबर गैस और जैविक पदार्थों से भी मीथेन गैस निकलती है, तो वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है इसे लॉफिंग गैस कहते हैं। लॉफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना कि लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, तो याद होना चाहिए। 24 नंबर प्रश्न है निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो है वो किससे होती है?
बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अब आप सोते बहुत है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निद्रा रोग है। निद्रा रोग एक अलग रोग है और आपका सोना वो तो आलस में आता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशीय जीव जो है इससे होता है निद्रा रोग। और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ जो है वो होता है। प्रकृति भी पूछ लिया थी ना कि जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ, तो ये एक प्रोटोजोआ होता है और ये एक परजीवी होता है जो कि सीसी जो मक्खी होती है उसके शरीर में जो है वो आश्रय लेता है। और जो मक्खी होती है सीसी, उसी मक्खी के काटने से ही शरीर में जो है आपके जो जीवाणु होता है वो शरीर में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर पर प्रभाव, जो लसिका ग्रंथियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे शरीर में दर्द बढ़ जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। रोगी जो होता है दिन में भी उसको लगती है। इसका उपचार क्या होता है, तो ट्रिप्सेमाइड की सुई आती है, उसका पूरा कोर्स लेना होता है इसमें। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। मक्खी कौन सी होती है, सीसी मक्खी होती है। 25 नंबर प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत रिपीट होता है। तो बताइए कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो एंटोमोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान की वह शाखा है जहां पर जो कीट पतंगे हैं उनका व्यापक अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। 25 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं, 25 हमारे और शेष रह गए हैं। हाफ सेंचुरी हमने कंप्लीट कर ली है। 26 प्रश्न देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन सी वाला रेनिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई जो प्रोटीन होती है, केसीन जिसका नाम होता है, उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट को दही के रूप में बदल देता है। साथ ही साथ पेप्सिन की अगर बात करें तो पेप्सिन प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो क्षारीय प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य करता है। और इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का जो अनपचा हुआ भाग होता है उसको अमीनो अम्ल में जो है वो परिवर्तित कर देता है। अगला है ब्रह्मोस क्या है, बहुत बार नाम आपने सुना होगा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका एक प्रक्षेपास्त्र जो है वो होता है ब्रह्मोस, जिसको हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में भी जो है वो जानते हैं। स्पीड की बात करें तो ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से ये स्पीड जो है इसकी होती है। और लंबाई इसकी लगभग 8 मीटर लंबी होती है और मिसाइल लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो जा सकती है। 28 प्रश्न है, भारत में सोने की खानें किस राज्य में स्थित है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, शायद यही प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल कर्नाटक आपका सही हो जाएगा। सोने की खानें कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में हम जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वह इनमें से कौन सा है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सही हो जाएगा। ये जो है एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि प्रश्न में तो भारत में ही पूछा गया है। साथ ही साथ ये 1300 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1935 में राज्य के तत्कालीन जो गवर्नर थे जिनका नाम था हेली, उन्होंने जो है वो की थी। इसीलिए इसका नाम भी पहले हेली नेशनल पार्क जो है वो था। तो हेली नेशनल पार्क का जो नाम है वो बदल दिया गया बाद में, जो हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो नाम पुनः बदला जिम कॉर्बेट, ये बदला गया था 1957 में। ध्यान रखिएगा पहले नाम हेली था। साथ ही साथ जो और ऑप्शन दे रखे हैं उनमें अगर बात करें तो पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है राजा जी नेशनल पार्क, सभी लोग जानते हैं राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड जो है उसके अंतर्गत आता है। लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 1983 में इस राजा जी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ फूलों की घाटी बहुत पूछा जाता है, तो आप जानते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली जिले में स्थित है। और लास्ट वाला यानी कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो कि आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला जो है उसमें 1989 में जो है वो स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो देहरादून आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये सब तो वन लाइनर वाले हैं, याद करने वाले जो आपको याद होने चाहिए। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
नीचे आपको कूट भी दे रखे हैं। थोड़ा हम क्या करते हैं, पहले इसको ध्यान से सुमेलित कर लेते हैं, उसके बाद आंसर जो है वो देखेंगे। तो कौन सा किससे संबंधित होता है? तो रंगा स्वामी जो कप होता है वो आपका हॉकी से संबंधित होता है, यानी कि पहला का आप 4 से मैच करेंगे। रिलायंस कप जो है ये आपका क्रिकेट से संबंधित होता है, तो बी वाला पहले से मैच करिए। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित होता है, तो ये तो आमने सामने ही लिखे हुए हैं। वेलिंगटन जो कप है ये आपका नौका दौड़ से संबंधित होता है, तो डी वाला जो है वो 2 से मैच करिए। इस आधार पर देखिए नीचे कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले क्या है, 4 नंबर है। अब देखिए इन सभी ऑप्शन में 4 सब केवल और केवल सी वाले ऑप्शन में है, यानी बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, सी वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न कि भारत के कोहिनूर या भारत का जो कोहिनूर है वो किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बढ़िया प्रश्न है, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो मध्य प्रदेश को जो है वो कहा जाता है भारत का कोहिनूर। अगला है भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा है किसका नाम? एम एस स्वामीनाथन, डी आर गॉडगिल, सी डी देशमुख या सी एन वकील। तो कौन जुड़े हुए हैं हरित क्रांति से? आप कहेंगे बिल्कुल एम एस स्वामीनाथन सही हो जाएगा। हरित क्रांति से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जुड़े हुए हैं। 34 नंबर प्रश्न है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ये आपका भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, पूछा जाता है द्वैत शासन प्रणाली काफी बार। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे 1919 आपका सही हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन जो व्यवस्था थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसके द्वारा लागू की गई थी, जबकि भारत शासन अधिनियम जो 1935 वाला था इसके द्वारा ये जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया था। तो समाप्त भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न की सूची 1 है, सूची 2 है, सुमेलित करना है। तो सूची 1 में आपको दी रेगुलेटिंग एक्ट दे रखा है, भारत परिषद अधिनियम दे रखा है, सन अलग अलग दे रखे हैं और आपको छांटना है कि कौन सा किससे संबंधित होगा। अब देखिए सबसे पहले जो आपको इसमें आता हो उसके आधार पर नीचे ऑप्शन को आपको देखना होगा। तो आप एकदम जो श्योर हो, जो द्वैध शासन को अभी हम ऊपर देख के आए हैं और किससे संबंधित देख के आए हैं, 1919 से देख के आए हैं, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा ये आपका मैच करेगा 1900 भारत परिषद अधिनियम 1919 से। तो सी का 2 में देख लीजिए किसमें है, तो आप देखेंगे सी का 2 में केवल और केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें है, तो बी वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आसानी से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब देख लीजिए ए का 4 से मैच करेगा, यानी कि जो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ये आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित हो जाएगा। बी वाला जो है वो 3 से मैच करेगा, यानी भारत परिषद अधिनियम जो 1909 वाला है वो सांप्रदायिक जो निर्वाचक मंडल का प्रारंभ है उससे संबंधित है। और बचा आपका एक लास्ट वाला 1935 वाला जो कि प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान से संबंधित है। तो आपका इस आधार पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कई बार आपको नहीं पता होता है ना, तो आप एक आंसर से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला है कथन और कारण से संबंधित। कथन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का जो लोग हैं को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण है करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो ये पूछा गया है उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही है। अब डायरेक्ट ही बता दीजिए दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरा गलत, इस टाइप से ही ऑप्शन हमेशा दिए जाते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही सही कह रहा है कि दोनों ही आपके सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी कि कथन भी यहाँ पर सही है, कारण भी सही है और इसका ये जो रीजन दे रखा है वो भी बिल्कुल सही है। हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चला कब था, 1942 में। लोग बहुत ही ज्यादा जागरूक भी हुए थे, अंदर से मोटिवेट भी हुए थे, तो साहस दिलाने में सफलता भी इससे मिली थी। और कारण भी इसका सही दिया है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में भी प्रवेश कर गया था। तो यही आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 37 नंबर की सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, 4 नाम है, किससे कौन संबंधित है ये आपको बताना है। जिसमें जितने भी नाम देख रहे हैं ना, ये मान के चलिए एक ना एक प्रश्न तो यहाँ से हर हाल में पेपर में पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि अगर बात करें आपका
होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं श्रीमती एनी बेसेंट हैं। श्रीमती एनी बेसेंट जो हैं सितंबर 1916 में इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और जब एक पता चल गया, सी का आपका पहला वाला मैच है, देख लीजिए इन ऑप्शन में कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर भी सी का पहला वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ए का थर्ड से मैच करेगा, यानी मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, याद रखिएगा। बी का 4 से मैच होगा, यानी मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन उन्होंने किया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई भी थी। सी वाला देख लिया, बचा डी वाला दूसरा, यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। तो सभी आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन इसी टाइप से हैं यहाँ पर 1 2 1 2 3 2 3 4 या सभी। तो कहेंगे नगर नियोजन के लिए तो बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है। कृषि संबंधी कार्य भी बहुत फेमस हुए थे। उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। चारों ही आपके बिल्कुल सही हैं। आधार आपका इस पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे का, यहाँ पर भी ऑप्शन 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 इस टाइप से हैं। तो काबुल का क्षेत्र आपसे, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र या आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, बाबर के साम्राज्य में क्या क्या सम्मिलित थे, ये आपसे पूछा गया है। 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, और चौथा वाला जो है यहाँ पर गलत है। बाबर के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो मुगल साम्राज्य था उसकी स्थापना ही बाबर ने जो है वो की थी। और उससे पहले आपका दिल्ली सल्तनत का समय था। तो दिल्ली सल्तनत जब एंड हुआ तब यहाँ से मुगल साम्राज्य बाबर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर आंसर पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए जो सुधार हैं उसमें सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार या फिर करेंसी प्रणाली में सुधार। सही उत्तर का आपको चयन करना है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। कौन कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ये सभी सुधार जो है वो किए गए थे। शेरशाह जो है उसको इसीलिए व्यवस्था के सुधारक के रूप में भी जाना जाता था क्योंकि इसने काफी सुधार किए थे। तो आंसर आपका उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। और शेरशाह की जो वित्त व्यवस्था थी उसके अंतर्गत सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो जमीन पर लगने वाला कर था। इस टाइप से प्रश्न भी पूछा जाता है। एक प्रश्न सिकंदर से इससे शेरशाह सूरी से संबंधित ये भी पूछा जाता है कि इसके शासन काल में जो भू राजस्व था वो 2.5% से 5% के बीच था और भूमि की माप के लिए 32 इंच या 39 अंगुल वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी इसका यूज जो है वो किया जाता था। डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि सिकंदरी गज और इसका यूज जो है वो कहाँ होता था, तो शेरशाह सूरी के टाइम में होता था। अगला देखते हैं। अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, या न्यायिक प्रशासन के लिए, या उनकी उसकी जो धार्मिक कट्टरता है उसके लिए। धार्मिक कट्टरता तो बिल्कुल नहीं थी अकबर से संबंधित, तो चौथा वाला तो कट जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आपके बिल्कुल सही है। उस आधार पर बी वाला यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध जो है वो नहीं रहे हैं। 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो शेयर भी और लोगों के साथ करते रहिएगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखें। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक शेयर से, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो सर सैयद अहमद खां आपका सही हो जाएगा। कौन एक भारतीय थे जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबद्ध नहीं रहे थे, तो सर सैयद अहमद खां जो है वो थे। अगला देखते हैं कि टेलीविजन जो है उसके दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का यूज होता है। दृश्य, अवरक्त, एक्स या गामा। 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अवरक्त तरंगे सही हो जाएगा। इसका यूज
टेलीविजन जो है इसमें रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। ये जो किरणें होती हैं वो ऊष्मीय विकिरण जो है वो होती हैं, जिस भी वस्तु पर पड़ती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। इसका यूज जो है कुहरे में फोटोग्राफी करने के लिए, रोगी जो होते हैं उनकी सिकाई करने के लिए, इन सब में जो है वो किया जाता है इन तरंगों का यूज। अगला है ध्वनि तरंगे। निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, या ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। आप क्या कहेंगे? निर्वात में तो बिल्कुल नहीं चल सकती हैं, क्योंकि चाहिए होता है इनको माध्यम। केवल ठोस, केवल गैस नहीं, दोनों में चल सकती हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है। अर्थ मतलब मीनिंग वाला अर्थ नहीं, जो अर्थ का वायर डाला जाता है ना उसके संदर्भ में कहा गया है। आंसर की बात करते हैं। अर्थ का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि सुरक्षा हो सके, किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किट, करंट, ये सारी चीजें ना हो, तो सुरक्षा के लिए जो है वो होता है। अगला प्रश्न, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, ये भी बहुत रिपीट होता है। तो द्विफेसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस, या शंक्वाकार लेंस। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे अपसारी लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। सभी हमारे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है वो समाप्त हुए। अब हम देखेंगे रीजनिंग पोर्शन, क्योंकि मैंने कहा था रीजनिंग और सामान्य ज्ञान दोनों मिक्स है इसमें। तो 47 से लेकर 50 तक आपके सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है 47 नंबर की, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11 स्थान है, और नीचे से अगर बात करें तो ये स्थान 31 नंबर है। तो 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आपसे पूछा गया है। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए क्या, कि ये नहीं कहा गया कि जो परीक्षा जिन्होंने नहीं दी या फेल हो गए उनको गिनना नहीं है, पूछा गया कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन है। सबसे पहले 11 स्थान पर आ रहा है, तो इससे पहले कितने लोग होंगे? तो 10 लोग होंगे बिल्कुल, क्योंकि 10 से नीचे 11वें नंबर पे आ रहा है ना, तो टोटल कितने इधर होंगे? 10 लोग होंगे। फिर बात करें, ये भी कह रहा है कि नीचे की ओर से वो 31 स्थान पर है, तो नीचे से भी हम जो पर्टिकुलर जिस नंबर पे आ रहा है उसको ना लेकर उससे एक कम कोई ले, यानी 30, क्योंकि वो ओवरलैपिंग में चला जाता है। अब ऊपर से 11 नंबर, नीचे से 31, एक नंबर ओवरलैपिंग वाला आपका लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। फिर कह रहा है 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो 3 लड़के वो हो जाएंगे, और एक फेल हो गया तो एक और एक्स्ट्रा हो गया। इतना आप जोड़ लीजिए, तो 3 1 4 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 1 4 यानी 4 45 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, गलत संख्या आपको छांटनी है। 7, 28, 63, 124, 215, 342। तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंस देखना है, मल्टीप्लीकेशन देखना है, किस आधार पर वहां पर क्या जो है वो फिट हो रहा है। इन 4 ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं, तो 7 को आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप इसे 2 की घात 3 माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, और उसमें से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 28 में अगर देखिए, तो यहाँ पर 2 की घात 3 किया गया, तो आगे आपको 3 की घात 3 करना चाहिए, और उसमें से 1 घटा देना चाहिए। तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 होगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो 26 होना चाहिए। यहाँ पर 28 दे रखा है। अब देखते क्या है, ये सीरीज आगे भी चल रही है, तो 4 का क्यूब होता है 64, उसमें से 1 घटाएंगे तो देखिए 63, यहाँ पर भी सही है। 124 में आप जानते हैं 125 माइनस 1 होगा, यहाँ पर आप जानते हैं 216 माइनस 1 होगा, 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ पर आप जानते हैं 343 माइनस 1 होगा, तो बाकी सब सही है, सीरीज भी काम कर रही है। 28 नंबर वाला यहाँ पर गलत दे रखा है। 28 की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 3 3 9 3 27 माइनस 1 यानी कि 26 होना चाहिए था। प्रश्न में गलत संख्या ही पूछी गई थी, तो आंसर आपका ए वाला ऑप्शन 28 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे 4 वैकल्पिक तर्क दिए गए हैं, आपको बताना है। कथन कह रहा है कि सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में बहुधा ही पहने जाते हैं, क्योंकि वे महीन और शीतल होते हैं, वे ताप के कुअवशोषक होते हैं, वे सरलता से धुल जाते हैं, या वे ग्रीष्म ऋतु में सरलता से उपलब्ध होते हैं। अब 4 ऑप्शन में कौन सा आपका सही होगा? तो आपका आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे ताप के कुअवशोषक होते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब जो है वो नहीं करते हैं, जबकि काला जो रंग होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए गर्मियों में कहा जाता है कि जो डार्क कलर है, काला जैसे रंग है, उस टाइप के कपड़े ना पहने, क्योंकि गर्मियों में और गर्मी लगेगी। सफेद अगर आप वस्त्र पहन रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है हीट को ग्रीष्म ऋतु में, तो आपको गर्मी का एहसास उतना नहीं होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे।
इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये है हमारा लास्ट 50 नंबर। इसके बाद एक प्रश्न हम अभी आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है, यदि किसी कूट भाषा में 95789 को EGKPT लिखा जाता है, साथ ही साथ 2436 को ALUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है पैटर्न यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, तो उसी आधार पर करना होता है। तो आप अगर देखें थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर जो है दो हमको चाहिए, तो दो इनमें देखिए कहाँ पर है, ये है। दो को यहाँ पर ई लिखा गया है, और कहीं दो तो है नहीं, नहीं है। आगे हम चेक कर लेते हैं चार को, तो चार को यहाँ पर जी लिखा गया है, तो यहाँ पर दो को क्या लिखा है, ई लिखा गया है, और उसके आगे को जी लिखा गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन में तो है नहीं ऐसा, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बाद वाला लिखा हुआ है ना। एक सेकंड, इस चीज को देखिए, इसको ये लिखा जा रहा है, तो ये जो है ये इसके लिए बाद वाला है। तो दो जो है वो ए के लिए लिखा जा रहा है, चार एल के लिए लिखा जाता है। तो दो के लिए देखिए ए है यहाँ पर, चार के लिए क्या है, एल है, तो चारों में ही है। आगे आपको देखना पड़ेगा, पांच के लिए क्या है, तो 95 में देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है जी, यानी जी वाला है, तो ए ऑप्शन तो कट जाएगा आपका। फिर तीन देख लीजिए, तीन के लिए यहाँ पर यू लिखा गया है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां पर आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी नंबर दे रखा है उसके साथ में जो भी लेटर दे रखा है वो किस नंबर पे आ रहा है, किस नंबर को डिनोट कर रहा है, बस वो देखना होता है। पर इतना जो यहाँ पर इजी तरीके से दे रखा है, कई बार इसको आगे पीछे करके लिखा रहता है, वो अब आपको देखना होगा कि प्रश्न में कैसे पूछा गया। यहाँ पर तो सीधे सीधे लिखा गया था, तो ये आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब हम देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, पर वीडियो को समाप्त करने से पहले सभी लोग 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, अपना स्कोर अवश्य जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जो कि जनगणना से संबंधित है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है बिहार। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। इस आंसर के साथ साथ 50 में कितने प्रश्न सही कर पाए, इस मॉडल पेपर नंबर 3 में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो प्रश्न है आज के आपको पेपर में हेल्पफुल साबित होंगे। और कोशिश ये कीजिएगा जितने भी प्रश्न कराएगा इनको याद अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ। और पहले मैंने कहा था जैसे ही 1000 लाइक इस वीडियो के भी कंप्लीट होंगे, हम नया जो है वो मॉडल पेपर अगला लेकर आएंगे। तो सभी लोग धुआंधार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।